अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस. चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स. जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि इनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सके. राइट. सबसे पहले इंग्लिश को सीखने के लिए या इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए. सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए. कोई इसमें बहुत बड़ा मैजिक की बात नहीं है. वी शुड स्टार्ट. राइट. तो जैसे सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे जो एडिटोरियल है ब्रिक्स समिट के बारे में है. अ टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक. न्यू दिल्ली फेसेस अ जियो पॉलिटिकल प्रेडिकामेंट. राइट. आप जैसे जैसे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, राइट, द मोर यू विल लिसन थिंग्स, slowly slowly your mind will get wired. Right. Your mind will start accepting these kind of English, these kind of words, these kind of meanings, these concepts. Right. And you get familiar with what actually is written without even knowing all of the meanings. Right. आपको सारी की सारी word meanings को नहीं रटना है, याद नहीं करना है. This channel is only dedicated to the Hindi medium aspirants, right, so that they can also have the access, not in the form of the physical copy or the internet copy of the newspaper, but they should be able to read it and understand it and take the best benefit out of these particular newspapers, from which they can get the best content and they can put it into the examination so that their marks could be enhanced, and hence the selection chances of the Hindi medium aspirants could also get increased. Right. So today we will be seeing this editorial. Okay. So I will be reading this editorial because my purpose is not just to make you understand that what is the central idea of this within a matter of 1 minute and then it is finished. Right. So this particular channel is dedicated to the Hindi medium aspirant. Right. Those who have started, those who are just starting, and those who are yet to begin their preparation for the UPSC, so that how they should start reading. Right. तो read करना ही सबसे पहले आना चाहिए. The moment you will understand how to read, right, then your understanding will slowly develop. So यहाँ पे जैसे words हैं, geopolitics क्या है, global governance क्या है, harbinger क्या है, global economy क्या है, ठीक है ना, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है. तो ये सारे बेसिकली एक तरीके से फ्रेजेस आप समझ लिए. ये सब वर्ड्स नहीं. मान लीजिए रिविजनिस्ट है, रिएक्टिव है, तो ये सारे क्या है, ये कुछ एडजेक्टिव्स टाइप की चीज़ें हैं कि ये किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की आदतों को बताती है कि वो कैसी है, उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं. राइट. वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है ना, आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम क्या है, ठीक है ना, ब्रिक्स के बारे में जो भी बातें हो रही, G20, UNSC. तो ये सारे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें वर्ड्स हैं वो सारे एक बस खाली की फ्रेजेस हैं. ठीक है ना. ग्लोबल गवर्नेंस, फिर से यही चीज़ आ गई. ठीक है ना. फिर क्या है, गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से. तो जैसे आपने पढ़ा ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, आपने जैसे पढ़ा ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, UNSC, WHO, WTO. ठीक है. ऐसे करके आप जो है, तो आपको इन वर्ड्स की मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द मोमेंट यू सी anywhere written this global governance institution, you would be immediately able to understand that okay, this is actually talking about some of the institutions which are governing the entire world in different aspects. Right. Invariably, so these are the words that keep on repeating, means it is like almost always, invariably means हमेशा लगभग वैसा ही रहता. राइट. ऐसे करके देखिए क्या है कि मिडिल पावर्स क्या है. अब इनके सबके आपको हिंदी में मीनिंग नहीं जानने. राइट. रीजनल हैवी वेट्स, ये सबके मीनिंग है, हेड वेंट्स, इनके सबके मीनिंग नहीं जानने हैं आपको. ठीक है. तो ऐसे ही करके देखेंगे कि इसमें जो द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक. ठीक है. तो जो इंडिया के लिए अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग जो होने जा रही है, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका में होगी. तो उसमें क्या है, उसमें क्या टेस्ट होने जा रहा है इंडिया के लिए. जब इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो एक मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक. राइट. सो द ब्रिक्स टेस्ट फॉर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी रेटोरिक. तो इंडिया क्या बोल रहा है, मल्टीपोलर. तो मतलब पोल मतलब क्या होता है, पोल मतलब क्या होता है, POLE. पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है एक. ठीक है. तो जैसे अर्थ है हमारा, ठीक है, तो उसमें कितने पोल हैं, 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. ठीक है. तो एक आप समझ लीजिए बिल्कुल अंटार्कटिका और एक आर्कटिक की तरफ. ऐसे समझने की कोशिश करिए जिससे कि दोबारा आपको कभी याद करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है. तो अभी तो केवल 2 ही पोल हैं, बट अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें तो उसमें एक ही पोल है. क्या है, US अभी भी. ठीक है. बट अभी चाइना उसको लगभग इक्वल हो चुका है. ठीक है. और कुछ मतलब चीज़ों में उससे आगे भी निकल चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ों में. तो अभी तक क्या है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हमारे कितने, उसमें हमारा केवल एक ही पोल है. तो अब इंडिया ये चाहता है, इंडिया या जितनी भी राइजिंग पावर्स हैं, मिडिल पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स हैं, ये सारे यही चाहते हैं कि मल्टीपोलैरिटी हो. मतलब सिर्फ एक ही कंट्री के चलाने से पूरा वर्ल्ड ना चले. तो उसके बारे में जो ये वर्ड ना रेटोरिक, तो रेटोरिक मतलब होता है बहुत अच्छे से झूठ बोलना. मतलब ऐसे ऐसे वादे करना जो कभी पूरे नहीं हो सकते. ठीक है. बेवकूफ़ बनाने वाली बातें करना जो कि वाकई में रियलिटी में पॉसिबल नहीं होती हैं. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं रेटोरिक. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको बोले
कि मैं नेक्स्ट ईयर तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस बार, और नेक्स्ट ईयर मैं पक्का निकाल दूंगा, और वो पढ़ता कभी नहीं है ठीक से, ठीक है, वो 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता है, या वो कोई भी कंसेप्ट एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाता है, और वो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है, बट वो हमेशा ऐसे ही बोलता है, तो इसका मतलब उसको क्या है, वो रिटॉरिक्स दे रहा है आपको, ठीक है ना, ही इज़ अ वेरी रेटोरिकल पर्सन, तो आप उसमें जैसे इसमें ए एल लगा देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो आपने ही इज़ अ वेरी रेटोरिकल पर्सन, तो वो बहुत ही झूठ बोलता है, ठीक है। तो मल्टीपोलैरिटी के बारे में इंडिया इंडिया जो मल्टीपोलैरिटी के बारे में बात करा कि नहीं और भी सेंटर्स होने चाहिए पूरे वर्ल्ड में पावर्स की, ठीक है, तो उसका टेस्ट होने जा रहा है, जहां पर ये ब्रिक्स समिट होने जा रही है उसमें इसी चीज़ का टेस्ट होने जा रहा है, राइट। सो नाउ यू हैव अंडरस्टैंड कि थीम क्या है अभी एडिटोरियल का, राइट। अब उसके बाद आई विल बी रीडिंग इट एंड मेकिंग यू अंडरस्टैंड अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग ऑल्सो, राइट। तो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, जो कभी मतलब स्टार्ट करो फर्स्ट टाइम, दे कैन ऑल्सो get along with this, okay? So once again New Delhi is back in the thick of global geopolitics of things. तो geopolitics of things, geopolitics का मतलब क्या है, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, ठीक है, जियो मीन्स अर्थ होता है, ठीक है, और पॉलिटिक्स मीन्स तो आपको पता है राजनीति होता है, तो धरती के कौन से हिस्से पे इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, वो है यूक्रेन और रशिया, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा ज़्यादा न्यूज़ में हो कोई भी प्लेस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो वहीं पर वर्ड यूज़ होता है जियो पॉलिटिक्स मोस्टली। और जब ऐसे मतलब ब्रिक्स या मान लीजिए आप नेटो, तो जैसे नेटो हुआ तो यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस, तो ये मतलब जियो पॉलिटिक्स का जो है केंद्र बन जाता है उस वक्त, ठीक है, तो ऐसे इन सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स मतलब क्या है कि बहुत सारी कंट्री, लगभग 40 प्लस कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अपनी अपनी इच्छा जताई है, और अभी ब्रिक्स में केवल जितनी भी कंट्री हैं आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, अभी इतनी कंट्रीज़ हैं, और 40, तो अब ये क्या है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हो जाएंगी, तो पूरी दुनिया के बारे में ना, तो ग्लोबल तो वैश्विक स्तर पर जो जो मतलब ज़मीनी राजनीति होती है उसका हिस्सा बन गया है अभी न्यू दिल्ली फिर से एक बार, क्योंकि क्योंकि हमारी क्या होने जा रही है, ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है। जब ऐसे आप समझेंगे तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी वक्त लगेगा, बट जब आप ऐसी चीज़ों को समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद आप विद इन मैटर ऑफ 1 आवर और 45 मिनट्स में पूरा न्यूज़पेपर कंप्लीट कर सकते हो, ओके। फिर क्या है, चेयरिंग समिट्स, नेविगेटिंग ट्रिकी मैनिकियन चॉइसेस, ठीक है, मैनिकियन मतलब होता है डुअलिज्म काइंड ऑफ थिंग, मतलब या तो आपको ये चूज करना है या तो ये चूज करना है या उसके बीच में, तो ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग जो मतलब, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म मतलब हो गया कंफ्यूजिंग चॉइसेस की, मतलब यार समझ नहीं आ रहा कि इस साइड रहूँ या उस साइड जाऊँ, ठीक है, और मतलब ऐसी मतलब नेविगेट करना, मतलब इस तरीके में कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, मतलब इंडिया को किस हिसाब से आगे बढ़ना है, किस कंट्री का साथ देना है, या अपने व्यूज़ जो हैं, अपने इश्यूज़ जो हैं उनको कैसे रखना है, उनको कैसे निगोशिएट करना है, ठीक है, और इसकी और मतलब इनको जो भी मतलब समिट्स हो रही है उनको चेयर कैसे करना है। फिर क्या है, डकिंग जियो पोलिटिकल विंड्स, राइट। तो डक मतलब क्या होता है, जैसे कोई बंदा बाउंसर मारता है ना, तो आप डक कर जाते हो ना, बैठ जाते हो, तो वो अपने आप निकल जाती है, तो जो ऐसी चीज़ें हैं मतलब जियो पॉलिटिकल्स में, तो मतलब जियो पॉलिटिक्स में जो ऐसी चीज़ें हैं तो उनको कैसे डक करना है, राइट। तो विल विंड मतलब जो बहुत ही आंधी तूफान टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो हम सोचते हैं क्यों इसमें पढ़े हम अननेसेसरी, राइट। एंड नेगोशिएटिंग अ प्लेस एट द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, राइट। तो हाई टेबल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस से भी एक फ्रेज की तरह आप याद करिए कि हाई टेबल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस क्या है। आप मान लीजिए आईएमएफ की मीटिंग में गए हैं तो वो भी एक हाई टेबल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस है, ठीक है। आप वर्ल्ड बैंक में गए हैं वो भी एक हाई टेबल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस है, ठीक है। ब्रिक्स भी एक तरीके का हाई टेबल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस है, राइट। तो इस वाले सेंस में यूज़ हुआ कि अब इंडिया फिर से इन सारी चीज़ों के बीच में इंडिया का नाम आ गया है। अब देखते हैं आगे क्या है। द अपकमिंग जो मतलब आने वाली है, ब्रिक्स, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका समिट इन साउथ अफ्रीका, तो ये साउथ अफ्रीका में होने जा रही है समिट, ठीक है। फ्रॉम अगस्त 22 टू 24 आज से स्टार्ट हो रही है, ओके। विल बी एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेस टेस्ट फॉर इंडियन डिप्लोमेसी, अब इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए एक टेस्ट होने जा रहा है कि क्या है, एंड अ हार्बिंजर ऑफ द शेप ऑफ जियो पॉलिटिक्स टू कम, और इससे क्या जियो पॉलिटिक्स निकल के आएगी, मतलब क्या शेप होने जा रहा है, जो ये मीटिंग होने जा रही है इससे क्या शेप निकल के आएगा जियो पॉलिटिक्स का। तो हार्बिंजर मतलब करता है, हार्बिंजर मीन्स समथिंग दैट इज नॉट प्लीजेंट, मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू कम एज अ आउटकम नॉट, मतलब जो भी निकल के आने वाला है वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। उसको और इसको लिखा किसने है, हैप्पी मॉन जैकब ने। ये क्या है, टीचर एट द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, एंड इज द फाउंडर ऑफ द काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जिसका ऑप्शनल है, और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई भी आप चीज़ें पढ़ते हैं तो इनके व्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो आप इनका आर्टिकल या आर्टिकल कहीं भी देखें, देन यू शुड रीड इट, okay. So for sure the ability of BRICS to reorder or steer the global economy in any significant manner is deeply suspect.
तो क्या बोला, हाँ मतलब बिल्कुल पक्के तौर पे जो ब्रिक्स की जो क्षमता है कि वो जो है ग्लोबल इकोनॉमी को रीऑर्डर कर दे, मतलब फिर से एक मतलब जो है नया शेप दे उसको, ठीक है ना, इन एनी सिग्निफिकेंट मैनर इज डीपली सर्फेस। तो मतलब जो क्षमता ब्रिक्स की है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से रीऑर्डर कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा एक संदेहास्पद लगता है, ठीक है। इट्स एपेटाइट टू क्रिएट इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स एमंग इट्स ओन मेंबर्स लिमिटेड। और जो इसकी एक इच्छा, तीव्र इच्छा जो है ब्रिक्स की है कि इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स बनाएं हम, ठीक है ना, इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स मतलब करें जो कि इसके खुद के मेंबर्स के बीच में, उसकी भी मतलब जो संभावना काफ़ी कम लगती है, लिमिटेड काफ़ी कम लगती है। एंड इट्स हिस्टोरिकल कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स ओवर एस्टिमेटेड। और जो इसकी ऐतिहासिक रूप से जो इसकी क्षमता रही है कि ये ग्लोबल जियो मतलब जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उस पर ये कोई असर डाल सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक हिसाब से बढ़ा चढ़ा करके सोची हुई बात है, तो ये भी सच नहीं है, ठीक है। एक ही अब आप देखिए एक हिसाब से ये जो एडिटोरियल स्टार्ट हुआ है नेगेटिव सेंस में जा रहा है ये, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ब्रिक्स वगैरह जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, राइट। सो एंड यहाँ से देखिए, एंड एज अ ब्लॉक इट इज़ हार्डली एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो बता रहा है एक ब्लॉक के तौर पे ब्रिक्स जो है एक ब्लॉक के तौर पे मतलब जो है हार्डली मतलब कुछ खास जो है अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन नहीं, मतलब लोग यहाँ पे कोई भी कंट्री यहाँ पे मतलब इन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी, इतना कोई खास इसमें है नहीं, इतना अट्रैक्टिव नहीं है ये, आकर्षक नहीं है, राइट। मोर सो ब्रिक्स टुडे साउंड्स मोर रिविजनिस्ट एंड रिएक्टिव। तो आज के टाइम में मतलब जो मोर सो ज़्यादातर क्या है, ब्रिक्स टुडे साउंड्स मोर रिविजनिस्ट। जो ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लग रहा है, तो यहाँ पे साउंड्स मोर मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है क्या, रिविजनिस्ट लग रहा है कि मतलब जो चीज़ें हैं उनको फिर से रिवाइज किया जाए, मतलब जो है रिवाइज किया जाए या उसकी जगह पर रिप्लेस करें। तो ऐसी रिविजनिस्ट मतलब टेंडेंसीज एंड रिएक्टिव मतलब प्रतिकारी काइंड ऑफ चीज की, जैसे प्रतिक्रिया देना, जैसे मतलब रिएक्शन देना अपना, तो प्रतिक्रिया देने वाला है रादर देन प्रोएक्टिव और क्लियर हेडेड। और प्रोएक्टिव नहीं कि मतलब जो चला और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे किसी चीज़ को, और बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, 100% क्लैरिटी नहीं, राइट, ऑन व्हाट इट वांट्स टू डू, कि जिस पर वो क्या करना चाहता है उस पर 100% क्लैरिटी नहीं, राइट। एंड येट इट कुड गोइंग फॉरवर्ड बिकम एन एंटिटी capable of influencing the future of world politics। अब यहाँ का मतलब एंड ये तो जहाँ पे येट है ना, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है, इट कुड गोइंग फॉरवर्ड, और जैसा ये आगे जाएगा तो मतलब ये जो बता रहे हैं कि मतलब ऐसे करके ये बनेगा कि इन्फ्लुएंस कर पाएगा ये मतलब फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, ये भी थोड़ा सा मतलब कुछ खास ऐसा लगता नहीं है, राइट। सो द जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द पास्ट ईयर और so and the challenges faced by the United Nations system may have given another lease of life to BRICS। तो सीधे सीधे कहने का मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है वो इतने सारे चैलेंजेस जो फेस कर रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से ब्रिक्स को एक और न्यू लाइफ मिल गई है कुछ दिन और चलने के लिए, कि हाँ आप और कुछ अच्छा करो इसी बीच में, कि जब यूनाइटेड नेशन सिस्टम अच्छा नहीं कर रहे हैं, राइट। सो ब्रिक्स आफ्टर ऑल इज ऑल्सो मोर ग्लोबली रिप्रेजेंटेड, ओके, देन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द G7, दो लेस देन द G20 विच इज़ डोमिनेटेड बाय द वेस्ट। तो बताया जा रहा है कि ब्रिक जो है आफ्टर ऑल अंततः ये माना जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना, ग्लोबली रिप्रेजेंटेटिव है ये, ठीक है ना, मतलब जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ को जो है ये अपने में समाहित करता है, काफ़ी अलग अलग रीजन से, राइट। और जैसा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं होता है, G7 में नहीं होता है, ठीक है, दो लेस देन G20, ठीक है, और थोड़ा हल्का संभालिए G20 से थोड़ा सा कम। ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है UNSC, G7 और G20, ये सारे के सारे किसके द्वारा रन किए जाते हैं, हेड किए जाते हैं, डोमिनेट किए जाते हैं मतलब वेस्ट के द्वारा, मीन्स यूएस और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, ओके। इन दैट सेंस द चॉइसेस दैट ब्रिक्स मेक्स एट द समिट एंड देयर आफ्टर could have major implications for the international system। तो इसलिए जिस तरीके की चॉइसेस ब्रिक्स बनाएगा इस वाली समिट में, जो चॉइसेस होंगी, जो इश्यूज होंगे, वो अंततः क्या बनाएंगे, उसके बहुत बड़े इंप्लीकेशन मतलब बहुत ज़्यादा उसके बड़े परिणाम होंगे इंटरनेशनल सिस्टम पे, ऐसा देखने को मिलेगा। अब क्या हो सकता है वो चीज़ें, उसको देखते हैं। मेनी पाथ्स टू ग्लोबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल गवर्नेंस मतलब बेसिकली ऐसी इंस्टीट्यूशंस को हमको बिल्ड करना है जो ग्लोबल गवर्नेंस करें। जैसे इंडिया का गवर्नेंस करने के लिए हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राइट। तो उसी तरीके से मेनी पाथ्स टू ग्लोबल गवर्नेंस। तो कौन कौन से ऐसे पाथ हैं जिनकी वजह से ग्लोबली वर्ल्ड को मतलब क्या किया जाता है, गवर्न किया जा सकता है सही तरीके से। तो क्या है, दैट ग्लोबल गवर्नेंस हैज फेल्ड। जो ग्लोबल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर था वो मतलब फेल हो चुका है, और दैट इट रीक्स ऑफ डीपली अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। और रीक्स ऑफ मतलब होता है कि अनप्लेजेंट, मतलब जो अच्छी नहीं है, अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। जैसे कि आप यूएनएससी ले लीजिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, तो इंडिया को प्लेस मिलना चाहिए उसमें क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, ठीक है, ऐसे सारी हमारी वैल्यूज़ हैं, बट हमें नहीं मिल रहा है। तो इट रीक्स ऑफ डीपली अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हेजिमनिक ऑर्डर ही चल रहा है, यूएस है, रशिया, चाइना, यही सब जो अपनी मनमानी चाहते हैं वही करते हैं, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल दैट, ठीक है।
नीड्स नो रिपीटेशन। तो ये सारी चीज़ों को फिर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इफ़ द डीपली अनरिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ द ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, तो जो डीपली अनरिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो ये मतलब बेसिकली चरित्र है ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन का। अब ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? वही IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UNSC हो गया, ठीक है ना, WTO, WTO, ये सब यही सब हो गए। एंड मैकेनिज्म्स हैज़ लेड टू देयर फेल्योर, और इसी वजह से ये सब धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। एंड देर इज लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इंक्लूसिव सिस्टम एनी टाइम सून। अभी लगता है कि बहुत मतलब जो है अब ऐसी संभावना बहुत ही कम बची है कि इसको इंक्लूसिव मतलब समावेशी बनाए जाएंगे ये सारे ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन जो कि US के तरह डोमिनेट किए आते हैं, राइट। फोरम सच एज ब्रिक्स विल इनवेरिएबली, तो इनवेरिएबली मतलब होता है ऑलमोस्ट ऑलवेज, मतलब लगभग हमेशा। तो जो ब्रिक्स जैसे जो फोरम्स हैं फिल सच इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम, तो वैक्यूम मतलब होता है खाली स्थान। तो ये ब्रिक्स जैसे जो स्थान है ये इंक्लूसिव सिस्टम का काम जो है कर सकते हैं, ठीक है। नो मैटर हाउ इनएडिक्वेट, हो सकता है कि कितना भी अपर्याप्त तरीके से करें, ठीक है ना, लेकिन हाँ ये जो है ये एक तरीके से इंक्लूसिव सिस्टम का काम कर सकते हैं। दैट 40 odd countries have formally or informally expressed interest in joining an expanded ब्रिक्स, लगभग 40 कंट्री जो हैं उन्होंने फॉर्मली और इनफॉर्मली ये एक्सप्रेस किया है, अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है ज्वाइन करने में कि ब्रिक्स को आप एक्सपैंड करिए, हम ज्वाइन करेंगे। जस्ट 5 कंट्रीज टुडे, आज की डेट तक तो 5 कंट्रीज हैं, इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द डीपली हेल्ड सेंस ऑफ एंग्स्ट एंड एंगर इन द ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ठीक है। तो जो ये 40 कंट्रीज मतलब ज्वाइन कर रही हैं, राइट, जस्ट 5 कंट्रीज, तो ये जो एक्सपैंड करेंगे तो उसमें जो 40 कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं, ये दिखाता है कि मतलब सेंस ऑफ एंग्स्ट एंड एंगर, जो ये गुस्से का एक सेंस है इन द ग्लोबल साउथ कंट्रीज अबाउट देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, स्पेशली आप जो पूरा वर्ल्ड का मैप लीजिए, आप मतलब ग्लोब को देखिए और ग्लोब को आप बीचों बीच सेंटर से काट दिए इक्वेटर से, तो उसके नीचे जितनी भी कंट्रीज आएंगी उनको बोलते हैं ग्लोबल साउथ। तो इंडिया भी ग्लोबल साउथ में आता है, ठीक है ना। और जितनी भी ये 40 ऑड कंट्रीज हैं ये सारी की सारी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, तो ये सारी की सारी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। तो ये ब्रिक्स को ज्वाइन तो इसलिए ये दिखाता है कि कितना ये मतलब इतना ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा है, इतनी असंतुष्टि है कि जो है पूरे वर्ल्ड में उनकी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ब्रिक्स को आप एक्सपैंड करिए, हम ज्वाइन करेंगे, राइट। तो इसीलिए ब्रिक्स एक ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बन सकता है, राइट। और ये जो है ये मतलब इंक्लूसिव सिस्टम बन सकता है, ठीक है। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब है, राइट। सो एट अ टाइम ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जैसे मतलब है, अब देखिए रशिया यूक्रेन में क्या वॉर चल रहा है अभी तक, ठीक है। उसमें US किसके साथ है? US यूक्रेन के साथ है। और जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो भी सारी की सारी किसके साथ हैं? यूक्रेन के साथ हैं। अब रशिया का सपोर्ट कौन कर रहा है? इनडायरेक्टली तो चाइना मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर ही रहा है, हम थोड़ा सा न्यूट्रल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर मतलब मीन्स अनिश्चितता का एक जो है स्थिति बनी हुई है कि कौन सी कंट्री जीतेगी, कौन क्या होगा, कौन किसके साथ होगा, ऐसा। विद द ग्लोबल ऑर्डर गोइंग थ्रू अ मेजर चर्न, ठीक है ना। ग्लोबल ऑर्डर जो पूरी दुनिया का जो एक ऑर्डर बना हुआ था, मतलब एक जो क्रम बना हुआ था, एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, वो किस चीज़ से गुजर रहा है? मतलब चर्न मतलब अपादापी, ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। और मिडिल पावर्स जो है, ठीक है ना, मिडिल पावर्स, इंडिया भी एक मिडिल पावर है, ठीक है। इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारी मिडिल पावर्स, ब्राज़ील हो गया, मिडिल पावर्स हो गई। रीजनल हैवीवेट्स, तो रीजनल हैवीवेट्स जैसे, तो रीजनल हैवीवेट्स ये हो गए। तो रीजन मतलब से क्या, इस मानिए ये हमारा साउथ एशियन रीजन, ये हमारा साउथ एशिया है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और ये एशियन है हमारा, ये हमारा पूरा एशिया। तो एशिया जो ये रीजन है, एशिया कॉन्टिनेंट का जो ये रीजन है, इसमें कौन सा हो गया? रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। ये सारे कौन हो गए? ये सारे रीजनल हैवीवेट्स हो गए, मतलब रीजनल कंट्री मतलब अपने रीजन में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, राइट। एंड द आउटलाइनर्स दैट आर विंग देयर ऑप्शंस, और जो भी कंट्रीज आने वाली इसमें ज्वाइन करने हैं वो सब अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं, ठीक है ना। उनको मतलब उनको तौल रहे हैं कि क्या है, एक्सप्लोरिंग वेयर दे बिलोंग टू और ट्राइंग टू बिलोंग वेयर दे कैन, और वो देख रहे हैं कि मतलब हम किस कंट्री के साथ जुड़ सकते हैं, किस ग्रुप के साथ हम जुड़ सकते हैं, राइट। वुड वांट टू यूटिलाइज फोरम सच एज ब्रिक्स टू मेक सेंस ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हेडविंग्स, हेज और प्लेस द बेट्स एंड इन्फ्लुएंस द जियोपॉलिटिक्स अराउंड देम। तो वो चाहते हैं कि अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ेंगे, ठीक है ना, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स मतलब जहाँ पर काफ़ी मतलब हैं, मतलब काफ़ी हार्ड टाइम है या काफ़ी अनप्लीजेंट चीज़ें हैं, तो वहाँ पर अगर हम अपने आप को रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या इन्फ्लुएंस जो मतलब जो है, तो क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जो जियोपॉलिटिक्स होगी अराउंड दीज कंट्रीज, ठीक है ना, उसके आसपास। For instance, the uncertainties arising out of the Ukraine war and the steady rise of China have clearly provided a new lease of life to the otherwise moribund BRICS.
तो मोरिबंड मतलब होता है कि मतलब ऑलमोस्ट ऐसे डेड काइंड ऑफ थिंग, जो मतलब काम लगा, तो वैसे मतलब ब्रिक्स कुछ नहीं कर रहा था, बट स्टीडी राइज, मतलब चाइना लगातार मतलब जो है चाइना का राइज हो रहा है, चाइना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और यूक्रेन वॉर, तो ये तो जो मुद्दे चल रहे हैं इसकी वजह से फिर एक बार इसको लीज ऑफ लाइफ मिल गई। तो एक बार लीज ऑफ लाइफ कब मिली, जब ये हमारे जो है ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन जो थे, ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो कि हमारे आईएमएफ हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए, ठीक है, इस तरीके के जो थे, तो इन ये फेल्योर, इनका फेल्योर है, क्योंकि ये इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है ना, इनमें अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, राइट, अनरिप्रेजेंटेटिव हैं ये, तो ये सारे इसके नेगेटिव, इसकी वजह से ब्रिक्स को एक लीज ऑफ लाइफ मिली कि हाँ अभी ब्रिक्स फिर से डोमिनेट कर सकता है अपने आप को अच्छा बेहतर बनाने के। और दूसरा क्या है कि यूक्रेन वॉर जो चल रहा है और स्टीडी राइज ऑफ चाइना है, तो ये दो जो रीजंस हैं इसकी वजह से फिर से ब्रिक्स को, जो ऑलमोस्ट अभी तक डेड स्ट्रक्चर की तरह ही था, बस खाली मीटिंग वगैरह होती होती, कुछ अच्छा उसमें से निकल के आता नहीं था कॉन्क्रीट सा, ठीक है, तो उसको फिर से एक बार लीज ऑफ लाइफ मिल गई, फिर से वो एक बार एक चांस मिल गया उसको, राइट। सो नॉट दैट ब्रिक्स और दी संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, right, Shanghai Cooperation Organization will lead to truly democratic governance or multipolarity. These forums too are replete with competing interests and calculations including inbuilt और unset hierarchies। तो ये कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब जैसे कि यूएस के द्वारा जो भी हमारे मतलब डोमिनेटेड जो भी ग्लोबल जो भी मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वो तो चलो ठीक है, इंक्लूसिव नहीं है, अनडेमोक्रेटिव हैं और अनडेमोक्रेटिक हैं, अनरिप्रेजेंटेटिव हैं, बट ऐसा नहीं है कि जो है ब्रिक्स और एससीओ ये पूरी तरीके से ट्रूली डेमोक्रेटिक ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीपोलैरिटी के इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है, तो मतलब ये भी मतलब रिप्लीट मतलब क्या है, फिल्ड विद, मतलब रिप्लीट विद कंपीटिंग इंटरेस्ट, मतलब हर कंट्री जो इसमें ज्वाइन करेगी वो अपने अपने इंटरेस्ट को, अपने अपने हित को ध्यान में रख के ही ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और मतलब कैलकुलेट कर रही है कि क्या मेरा फायदा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बिना कहे ही मतलब दिख रही हैं इसमें भी, तो ऐसा नहीं है कि एससीओ या ब्रिक्स बिल्कुल एक वरदान के जैसे है, ठीक है। And yet, these very forums could ignite a genuine conversation on making global governance more representative and inclusive। हाँ, लेकिन यहाँ ये बात है कि जो ये मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, तो ये एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सही तरीके की एक बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं कि, और ये बातचीत किस लिए होगी, ग्लोबल गवर्नेंस को मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर कंट्री का इसमें प्रतिनिधित्व हो, और इंक्लूसिव मतलब ये समावेशी हो, मतलब हर रीजन की कंट्रीज को इसमें लाया जाए, राइट। सो इन ग्लोबल गवर्नेंस मोर इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्टिंग द रियलिटीज ऑफ टुडे आर बेटर देन वन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो क्या वन परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, तो वन परफेक्ट, वन इन परफेक्ट, तो ये यूएस के द्वारा जो चलाया जा रहा है, यूएस के द्वारा चलाए गए जो ये सिस्टम्स हैं, इनको हम बोल रहे हैं वन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है ना, और यूएनएससी हो गया, ये सारे जो है डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सारे क्या है, वन इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है पूरा। तो इनसे बेहतर है कि इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि ब्रिक्स हैं, एससीओ हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आज की रियलिटीज़ को बयां करते हैं कि आज आज पूरे वर्ल्ड को क्या चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या चाहिए ऐसे करके ये समझिए, देखिए, इन ग्लोबल गवर्नेंस, तो पूरे वर्ल्ड को गवर्न करने के लिए, सबको सही दिशा देने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होने के लिए, मिलिट्री स्ट्रेंथन होने के लिए, ठीक है ना, कॉपरेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें होती हैं ग्लोबल गवर्नेंस का पार्ट, राइट। तो उसमें क्या है, मोर इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशंस, तो मोर इम्परफेक्ट तो मोर मतलब कई, इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे ब्रिक्स हो गए, एससीओ हो गए, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग द रियलिटीज ऑफ टुडे, वो आज की सच्चाई को बयां कर रही हैं, आर बेटर, वो बेटर है दैन, मतलब किसकी तुलना में, वन इन परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो वन इन परफेक्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, ये यूएस द्वारा डोमिनेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, उनकी बात बताई जा रही है। दैट इज एलियन टू द वर्ल्ड ऑफ टुडे, जो कि पूरी दुनिया को आज की सच्चाई नहीं बता रहे हैं। वो पुराने टाइम जब 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद से जो बने, उस तरीके की नीड्स को और ज़रूरतों को देखते हुए वो बने हुए थे, राइट। ये बात कही जा रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ऐसे समझो और इसको याद करो, राइट। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शुड नॉट बी द प्लेस फॉर हेजेमनिक परफेक्शन बट ऑफ डेमोक्रेटिक इनपरफेक्शंस। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो मतलब वो हेजेमनिक परफेक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं हम नंबर वन है, हम सुपर पावर है, हम ही सब डिसाइड करेंगे, बट ऑफ डेमोक्रेटिक इम्परफेक्शंस, जहाँ पर कोई परफेक्ट भले ना हो, बट एक लोकतांत्रिक तरीके से, मतलब जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सबका हो, ठीक है ना, इंक्लूसिव हो, और वो अनडेमोक्रेटिक ना हो, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन की हो। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, ब्रिक्स हैं, एससीओ हैं, राइट। न्यू दिल्ली इज डायलेमा, अब न्यू दिल्ली को भाई इसमें मतलब क्या दुविधा है, ठीक है, वो देखते हैं। अब
अब देखिए एक तरफ तो यूएस के द्वारा डोमिनेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, यूएस के द्वारा जो भी डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यूएनएससी है, डब्ल्यूटीओ है, ये सब जितने भी हैं बेसिकली, है ना, ये सारे सारे यूएस के द्वारा डोमिनेट किए जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि ये मतलब चाइना लेड है, इंडिया लेड कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, नॉन वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें। तो अब इंडिया किसको चूज करे, किसको ना चूज करे, कैसे बैलेंस आउट करे, ये जो दुविधा है उसको बोलते हैं डायलेमा, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है। सो फॉर इंडिया द जियो पोलिटिकल चॉइसेस टुडे आर नीदर क्रिस्टल क्लियर नॉर इजी टू मेक। तो अब जो भी जियो पोलिटिकल चॉइसेस हैं कि किस ग्रुप को ज्वाइन करे इंडिया, वो बिल्कुल क्रिस्टल के एकदम साफ साफ उसे नहीं पता चल रही है, और बहुत आसानी से ये चॉइसेस बना नहीं पा रहा है। अब क्या है, फॉर वन, वेयर डज इंडिया बिलोंग टू द ग्लोबल जियो पोलिटिकल लैंडस्केप। अब क्या है, इंडिया किस साइड को बिलोंग, तो यहाँ पे लैंडस्केप मतलब क्या है कि आप वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है या नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, तो जैसे मान लिया आपका ब्रिक्स हो गया, एससी हो गया, इसकी तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइन, राइट। सो देयर इज फॉर इंस्टेंस अ टेंडेंसी इन द वेस्ट टू व्यू इंडियाज मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स, राइट। सो देयर इज फॉर इंस्टेंस मतलब यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के तौर पे, ठीक है ना, अ टेंडेंसी इन द वेस्ट, वेस्ट मतलब कैसे देखता है, टू व्यू इंडियाज मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स एंड द एससीओ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूक्रेन वॉर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वेस्ट वर्सेस द स्टैंड ऑफ विद रशिया। तो जो इंडिया का, तो ये यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कहने का कि उदाहरण के तौर पे जो इंडिया की मेंबरशिप है ब्रिक्स के लिए, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, उसको यूएस कैसे देखता है, उसको यूएस ये देखता है, मतलब इंडिया की जो मेंबरशिप है ब्रिक्स की और एससीओ की, तो उस संदर्भ में जो यूनाइटेड स्टेट्स है या जो वेस्ट है वो कैसे देखता है, यूक्रेन वॉर के संदर्भ में देखता है, ठीक है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्ट, वेस्ट मतलब पूरा यहाँ पे आप मानिए जो है यूरोपियन यूनियन पूरा मिला करके जो भी मतलब सारे नेटो के कंट्री हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट कंट्रीज, उसका रशिया के साथ क्या जो है मतलब जो है स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो ये दोनों कंटेक्स्ट में वो इंडिया की मेंबरशिप जो ब्रिक्स और एससीओ में है उसको देखता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया यूएस का पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड ऑफ रिपीटेड, तो ऑफ मतलब ऑफन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफन रिपीटेड ऐसे लिखते हैं, मतलब कई बार जो रिपीट किया जाए जो क्वेश्चन वो ये है, हाउ कैन इंडिया बी अ पार्ट ऑफ द क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस, इंडिया, राइट, G20, G7 एंड ब्रिक्स, एससीओ एंड ग्लोबल साउथ एट द सेम टाइम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इंडिया ज्वाइन कर रहा, अगर इंडिया पार्ट है, देखिए इंडिया मतलब जो है इसका क्वाड का भी पार्ट है, ठीक है, और इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट है, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशन हैं, अलग अलग रीजन के डोमिनेटेड हैं, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो जो एससीओ है वो मान लीजिए चाइना के डोमिनेटेड है, ठीक है ना, ब्रिक्स भी मान लीजिए एशियन वाला है अपना, और ये क्वाड क्या है, इसको मतलब यूएस डोमिनेट कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग पोल के स्ट्रक्चर्स हैं, तो इंडिया दोनों में एक साथ कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर क्या है आगे देखते हैं, दैट इज अ डीपली ए हिस्टोरिकल व्यू, ठीक है। इंडियाज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नॉन वेस्टर्न मल्टीलेटरल फोरम, अब जैसे आया नॉन वेस्टर्न मल्टीलेटरल फोरम्स, ठीक है, तो नॉन वेस्टर्न मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे आए, तो इसका मीनिंग नहीं सर्च करना है, इसका मतलब क्या है, आपसे बात की जा रही है ब्रिक्स की, एससीओ की, ठीक है ना, तो यही सारे नॉन वेस्टर्न मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं ब्रिक्स हैं, एससीओ हैं, एंड ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में जो भी मतलब ग्लोबल बताया ना, आप अपने सामने ग्लोब को रखिए या इंटायर वर्ल्ड मैप को रखिए, उसको बीचों बीच इक्वेटर जहां से कट करती है लाइन, ठीक है, आप उसके नीचे का जो हिस्सा है साउथ वाला, उसमें जो भी मतलब उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं सारी की सारी ग्लोबल साउथ की कंट्री, मतलब सारी की सारी अभी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज हैं एक हिसाब से, ओके। must also be seen as India's response to the undemocratic inequitable, तो अनडेमोक्रेटिक इनइक्विटेबल जो कि समानता नहीं देता है, ठीक है ना, अनडेमोक्रेटिक जो सबको स्थान नहीं देता है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंस्टीट्यूशंस। अब क्या है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे आईएमएफ है, तो ये क्या है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये इनइक्विटेबल है, मतलब ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इसमें क्या है कि भाई मतलब आपके वेट के हिसाब से आपको जगह नहीं देते ये, ठीक है, इनइक्विटेबल है, सभी को बराबर का स्थान नहीं देते ये। तो ऐसे जो मतलब गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैं जो कि पोस्ट सेकेंड, तो मतलब पोस्ट मतलब बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इंस्टीट्यूशंस बने उनका नाम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक एंड यूएनएससी। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन, तो इनमें सब में एक ही कमी निकल के आएगी, ये मतलब क्या है, अनरिप्रेजेंटेटिव है, अनडेमोक्रेटिक है, अनइक्विटेबल है, ठीक है ना, और अनइंक्लूसिव है, ठीक है। तो जो ब्रिक्स और जो ये एससीओ हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस गैप को फिल कर सकते हैं, राइट। सो एट द सेम टाइम इंडियाज ऑब्जेक्टिव इज नॉट एंड शुड नॉट बी टू क्रिएट और बिलोंग टू एन एंटी यूएस वेस्ट ब्लॉक ईदर। तो इस वक्त इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, या नहीं भी होना चाहिए कि वो मतलब जो है जो एंटी यूएस जो वेस्ट ब्लॉक है उसको भी ना ज्वाइन करे, राइट। अब इंडिया को बैलेंस कैसे, अब इंडिया अपने आप को बैलेंस कैसे करे वो देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या डेवलपमेंटली मतलब जो विकास के तौर पर, हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से, जोग्राफिकली मतलब जो एरिया है एरिया के हिसाब से क्या देखना है, ठीक है ना, कहाँ हम सिचुएटेड हैं उस जगह के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से क्या है, ठीक है। इंडिया बिलोंग्स टू ब्रिक्स, एससीओ एंड द ग्लोबल साउथ।
तो अगर विकास के तौर पे देखें, इतिहास के तौर पे देखें, और जिस ज्योग्राफी में इंडिया लोकेटेड, मतलब अर्थ में जहाँ पर इंडिया लोकेटेड है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि इंडिया ब्रिक्स और एससीओ को ही बिलोंग करता है और ग्लोबल साउथ को बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ही ज्वाइन करना चाहिए। बट इंडिया डज नॉट ओनली बिलोंग टू देम, लेकिन इंडिया केवल इन्हीं को बिलोंग नहीं करता है। क्या है मोर सो, मतलब इसके अतिरिक्त चाइनाज ओवरवेलमिंग प्रेजेंस इन देम मेक्स इट अ लेस देन परफेक्ट जियोपॉलिटिकल चॉइस फॉर इंडिया। अब चाइना का प्रेजेंस जो इसमें है, जो चाइनाज ओवरवेल, मतलब एक हद से ज़्यादा जो चाइना का प्रेजेंस है, जो इन्फ्लुएंस है ये सारे इंस्टीट्यूट, मतलब ब्रिक्स में, एससीओ में, ग्लोबल साउथ में, तो उसकी वजह से ये लेस देन परफेक्ट जियोपॉलिटिकल चॉइस बन जाती है इंडिया के लिए। मतलब इतनी परफेक्ट नहीं जितना इंडिया सोचता है, राइट। सो स्ट्रक्चरली एंड एस्पिरेशनली, मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि जो संरचनात्मक तौर पर, ठीक है ना, एस्पिरेशनली मतलब जो इंडिया के जो गोल्स हैं कि अगर मैं इस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, ये फायदा होना चाहिए। द G20, G7 क्वाड एंड द लाइक आर वेयर न्यू दिल्ली इज हेडेड। तो ये मतलब अगर संरचनात्मक तौर पर देखें और जो इंडिया के जो फ्यूचर गोल्स हैं कि हाँ हम अगर इन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करेंगे तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, तो वो कौन से हैं? G20, G7 और क्वाड है। और इसी से मिले आर द लाइक, ठीक है ना, द लाइक आर, तो मतलब लाइक मतलब इसी के जैसे G20, G7 या क्वाड जैसे जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर दिल्ली इस समय जा रहा है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन को दिल्ली ज्वाइन कर रहा है, राइट। बट इंडियाज एकोमोडेशन इन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एमंग दोज फोरम इज अ लॉन्ग शॉट। अब इंडिया को ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, जैसे ये हो गया G20, G7 क्वाड वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये सारे सारे डेवलप कंट्रीज वाले हैं। तो ये जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें इंडिया को एकोमोडेट करना, मतलब जगह देना, प्लेस देना, ठीक है ना, वो एक लॉन्ग शॉट, मतलब ये लगता है झूठ की बात है, ऐसा कुछ होगा होगा नहीं है सच में, ठीक है, ये इज अ लॉन्ग शॉट, ये एक ईडियम है, ठीक है। So India, as a result, is located right in the middle of an emerging geopolitical fault line. ठीक है ना, तो राइट इन द मिडिल, बिल्कुल बीचों बीच में है ना, किस चीज के बीचों बीच में है? इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन। तो जो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है, मतलब किस तरफ जाए अब इंडिया, वहां पर इंडिया सिचुएटेड है, विद इंटरेस्ट ऑन ईदर साइड। दोनों तरफ हमारे इंटरेस्ट हैं, हम अगर उधर ज्वाइन उधर भी फायदा हो सकता है, इधर ज्वाइन करें इधर भी फायदा, मतलब अगर हम ग्लोबल साउथ के इंस्टीट्यूशन को, ब्रिक्स को और एक्सपैंड करें, या एससीओ को, या चाइना लेड BRI, ये सबको अगर हम ज्वाइन करते तो भी हमारा कहीं ना कहीं फायदा है। और अगर वेस्ट डोमिनेट जो हमारे G20, G7 क्वाड, नेटो, ठीक है ना, और मतलब यूएनएससी, अगर इनमें भी हम ज्वाइन करने की कोशिश करें तो भी हमारा फायदा है। तो ये क्या है, वेलकम्ड बाय ईदर साइड, तो दोनों साइड इंडिया को वेलकम करने, बट फुल्ली बिलोंगिंग टू नीदर। लेकिन इंडिया पूरी तरीके से दोनों में से किसी भी एक ब्लॉक को, वेस्ट हो या साउथ हो, ग्लोबल साउथ हो, दोनों में से किसी को बिलोंग नहीं करता है। सो दिस कुड ईदर मेक इंडिया अ ब्रिज बिटवीन द ग्रेट डिवाइड्स। अब क्या है, अब ये दोनों इंस्टीट्यूशंस इंडिया को अपनी अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करते हैं, तो इंडिया एक ब्रिज बन गया है, ठीक है ना। ये जो दोनों, जो एक वेस्टर्न मतलब डोमिनेटेड जो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, और जो आपका ग्लोबल साउथ का जहाँ पे ब्रिक्स वगैरह, एससीओ भी ऐसे करके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके बीच में इंडिया एक ब्रिज बन गया है, ठीक है ना, और उसी के बीच में है ग्रेट डिवाइड। तो अब इंडिया किधर जाए, राइट। और इट्स लैक ऑफ लॉयलिटी to neither could make it a victim of emerging geopolitical contestations। अब इंडिया की जो लैक ऑफ लॉयल्टी है, मतलब किसकी तरफ इंडिया ज़्यादा झुकाव करे, है ना, उसकी वजह से ये इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन का एक विक्टिम बन जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, द शार्पर द फॉल्ट लाइन बिकम्स, मतलब जितनी ज़्यादा, मतलब दोनों ग्रुप जो वेस्टर्न मतलब डोमिनेटेड जो है कंट्रीज और जो ग्लोबल साउथ कंट्री, उनमें जितनी ज़्यादा तकरार बढ़ेगी, ठीक है ना, द शार्पर द फॉल्ट लाइन्स बिकम, जितनी शार्प, जितनी मतलब तीक्ष्ण उनके बीच में जो राइवलरी होगी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यूएस और चाइना के बीच में, सो द हार्डर इट विल बी फॉर न्यू दिल्ली टू बैलेंस। तो मतलब न्यू दिल्ली के लिए इतना ज़्यादा कठिन हो जाएगा इस बैलेंस को मतलब मेंटेन करना, कैसे इसको बैलेंस करें, राइट। सो वन ऑफ द मेजर डेंजर्स ऑफ द करंट चर्न इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज द राइज ऑफ कंपीटिंग ब्लॉक्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो क्या है, जो सबसे मेजर डेंजर क्या है, मेजर डेंजर मतलब जो बहुत सारे खतरे हैं, उनमें से सबसे बड़ा खतरा क्या है इस वक्त की जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, ठीक है ना, और उसमें क्या है, इज द राइज ऑफ कंपीटिंग ब्लॉक्स, ठीक है ना, इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो सारे मतलब जो है बेसिकली जो ये ब्लॉक्स हैं, तो कंपीटिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, जैसे मतलब ब्रिक्स हो गया, ये भी कंपीटिंग ब्लॉक्स है, एससीओ हो गया, G20, G7 है ना, ये आपके हो गया, क्वाड हो गए, ठीक है ना, यूएनएससी हो गया, वर्ल्ड बैंक। तो इनमें सब में क्या है, राइज ऑफ कंपीटिंग ब्लॉक्स। तो ये दोनों ब्लॉक, जैसे वेस्टर्न ब्लॉक और आपका हो गया ग्लोबल साउथ का ब्लॉक, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में इनके कंपीट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डेंजर है जियोपॉलिटिक्स आजकल की, मतलब जियोपॉलिटिक्स में जो ये चल रहा है, ठीक है। विद चाइना एंड रशिया अलाइनिंग देयर ग्लोबल इंटरेस्ट, तो चाइना और रशिया उनके जो ग्लोबल इंटरेस्ट हैं, ठीक है ना, वो दोनों साथ आ रहे हैं दोनों, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर पार्ट ऑफ हुज मेंबरशिप दे आर अटेम्प्टिंग टू एनहांस आर लाइकली टू बी
आर लाइकली टू बी पिटेड अगेंस्ट द स्टेटस को ऑर्डर लेड बाय द यूएस एंड इट्स साइड। तो जिस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर रशिया और चाइना चाहते हैं वो पिटेड अगेंस्ट मतलब एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देना। तो जो स्टेटस को मतलब यथास्थिति का जो ऑर्डर अभी तक जो बना हुआ है जो कि यूएस के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है और यूएस के अलाइज के द्वारा, उसके अगेंस्ट में ये खड़े होने जा रहे हैं दोनों, राइट। सो इंडिया हैज ट्रेडिशनली अपोज द क्रिएशन ऑफ ब्लॉक्स एज दे गो अगेंस्ट द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीपोलरिटी। तो इंडिया ने इस चीज़ को हमेशा से अपोज किया है कि ब्लॉक्स का मतलब जो है ब्लॉक्स ना बनाए कि या तो इस साइड हो उस साइड हो, क्योंकि ये जो है ये किसी के अगेंस्ट था। फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इक्विटेबल मतलब क्या है, समानता, ठीक है ना, सबको बराबर मिलना चाहिए। तो जो समानता मतलब ग्लोबल गवर्नेंस में और मल्टीपोलरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और समानता होनी चाहिए ग्लोबल गवर्नेंस में, इसकी स्पिरिट इसकी भावना के मूल भावना के खिलाफ जाता है अगर आप जो है ब्लॉक बनाते हैं कि आप मतलब हम लोग मतलब जो है इधर बनाएंगे अपना ग्लोबल साउथ के और वेस्टर्न वाले अपना बनाए, तो ये मतलब बहुत गलत है। तो वही उसी की लाइन है कि दे गो अगेंस्ट फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस एंड मल्टीपोलरिटी, राइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दीज आर की वर्ड्स, दीज are the words that should be written while you are writing the answer in the international relations questions, okay. So multipolarity in the Indian historical imagination. अब multipolarity क्या है इन द इंडियन हिस्टोरिकल इमेज, मतलब इंडिया के हिसाब से क्या है, इज अबाउट इक्विटी। तो मल्टीपोलरिटी का मतलब क्या है इंडिया के हिसाब से, इक्विटी, राइट। इंडिया के हिसाब से मल्टीपोलरिटी मीन्स इक्विटी, ओके। तो इक्विटी मतलब क्या है, समानता। इंक्लूजन मतलब क्या है, समावेश करना, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हर व्यक्ति को उसमें जो है प्रतिनिधि मतलब बनाना, ठीक है ना। एंड नॉट ब्लॉक राइवलरी, और मतलब ये नहीं कि मतलब वेस्ट वर्सेस जो है मतलब ईस्ट चल रहा है। और आइडियोलॉजिकल मतलब कि तुम कैपिटलिज्म फॉलो करो, ये सोशलिज्म करते हैं तो हम अलग रहेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना, इस तरीके का कुछ नहीं करना। तो ये हो मतलब जो है मल्टीपोलरिटी मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हो, राइट। सो हाउ एवर इवन इफ न्यू दिल्ली वेहेमेंटली मतलब बहुत ही मतलब जो है ताकत से, फोर्स से, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रांग वे में अपोज करता है ब्लॉक पॉलिटिक्स को, ठीक है, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया, इट विल कंटिन्यू टू गेट ड्रॉन इनटू इट, बट ये किसी ना किसी तरीके से इसमें खिंचता आता ही चला जाएगा, ठीक है। आप क्या देखते हैं, द चाइना क्वेश्चन, तो मतलब इसमें सबसे बड़ा ये प्रश्न निकल के आता है चाइना का रोल क्या, आप देखते हैं। द क्वेश्चन दैट न्यू दिल्ली मस्ट आस्क एवरी स्टेप ऑफ द वे as it pursues a multipolar world and alternative mechanism for global governance is whether it helps boost the rise of China, is whether it helps boost the rise of China globally, ठीक है। इंडिया कोई भी काम करे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए और या उसके कुछ अल्टरनेट मैकेनिज्म्स को जो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए हो, जैसे ब्रिक्स को एक्सपैंड करना हो या बीआरआई को ज्वाइन करना हो, ठीक है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना हो, तो उसमें सबसे पहले ध्यान इंडिया को केवल ये रखना चाहिए कि ये करने से, ज्वाइन करने से क्या रशिया का राइज ग्लोबली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि रशिया का राइज होगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो नो डाउट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव ग्लोबल फोरम्स। तो अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है आपको, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग और अल्टरनेटिव वैकल्पिक ग्लोबल फोरम्स की हमें ज़रूरत होगी। तो एंड परहैप्स इवन अटेम्प्ट्स एट डी डॉलराइजेशन, और हमको कोशिश ये भी करनी चाहिए कि डी डॉलराइजेशन मतलब कि जो भी कंट्री, जैसे अभी आज के टाइम में जो रशिया और इंडिया के बीच में जो भी ट्रेड हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा ट्रेड हो रहा है कि रशिया हमारे इंडियन रूपी को एक्सेप्ट कर रहा है और रशिया युआन को भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो बेसिकली डॉलर को यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे पता है कि डॉलर इज़ अ ग्लोबल करेंसी, राइट, जो कि हर कंट्री अपने ट्रेड में यूज़ करती है, तो उसका जो असर है उसको भी कम करना पड़ेगा, राइट। बट दोज वेरी फोरम्स विल गो ऑन टू एड द राइज ऑफ चाइना। लेकिन ये जितने भी फोरम्स हैं जो इंडिया ज्वाइन करना चाहता है, वो किसी ना किसी तरीके से चाइना की राइज में मददगार होंगे। एड मतलब मदद करना, राइट। एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द युआन, और जो चाइना की करेंसी है युआन, उसको और मजबूत करेंगे, राइट। सो टू थिंक डी डॉलराइजेशन वुड लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रूपी इज डिल्यूजनल। ये एक भ्रांति जैसा होगा कि अगर हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, मतलब अगर जितना भी ट्रेड करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम रूपी में या जो किसी अदर कंट्री की लोकल करेंसी है उसमें करेंगे, तो उससे जो है इंडियन रूपी की काफ़ी स्ट्रेंथनिंग होगी, मजबूत हो जाएगी। मतलब से $1 के अगेंस्ट में जो है इंडिया में मान लीजिए 81 रुपीज़ है, तो अगर मतलब मान लीजिए अगर हमने मतलब डी डॉलराइजेशन किया, तो ऐसा नहीं होगा कि जो है $1 इक्वल टू 20 रुपीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक मतलब ऐसा लगता है खाली कल्पना मात्र ऐसा लगता है। एज इज द बिलीव दैट चाइना एंड इंडिया शेयर अ लार्जर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो जैसे कि डी डॉलराइजेशन करने से इंडियन रूपी स्ट्रेंथन नहीं होगा, उसी तरीके से जो मतलब चाइना और इंडिया एक साथ में मतलब जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अपने शेयर करते हैं, ये भी विश्वास बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला है, ठीक है। सो दे मे फाइंड वैल्यू इन द इंस्टीट्यूशनल यूटिलिटी ऑफ नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस।
सो दे मे फाइंड वैल्यू, मतलब उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट या फायदा दिख सकता है, ठीक है ना, इन द इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी ऑफ द नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। तो जो नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, ब्रिक्स, ठीक है ना, एससीओ ये हो गए, तो इसमें इनको कुछ जो है इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी कुछ जो है इन दोनों को दिख सकती है, बट देयर एंड गोल्स आर फंडामेंटली डर, लेकिन इंडिया और चाइना के जो एंड गोल्स हैं वो पूरी तरीके से अलग अलग, राइट। गिवन इट्स साइज, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, तो अगर आप देखिए जो जो चाइना का साइज है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, पूरे में $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है चाइना, और इंडिया क्या है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हमसे ज़्यादा बड़ा है। द स्प्रेड ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना, जो उसका BRI इनिशिएटिव है पूरी दुनिया में जो फैला रखा है उसने, राइट, और जो डिप्लोमेटिक बैंडविथ है उसकी, जो डिप्लोमेटिक रीच है, ठीक है ना, जो चाइना विल इन्फ्लुएंस एन एक्सपैंडेड ब्रिक्स, तो अगर ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाता है, मतलब और 40 मेंबर्स को ऐड किया जाता, तो उसमें चाइना ही डोमिनेट करेगा, उसका ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। एंड इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्स, और इंडिया के पास क्या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वुड स्ट्रगल टू मैच दिस, तो जो चाइना का माइट है उसको इंडिया मैच करने में संघर्ष करेगा काफ़ी, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकली क्या है, मतलब विरोधाभासी के रूप में अगर देखें तो क्या है, परहैप्स ट्रेजिकली, बहुत ही दुखद मतलब तरीके से संभवता, द मोर इंडिया हेल्प स्ट्रेंथन नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रेमवर्क, जितना ज़्यादा इंडिया मदद करेगा ब्रिक्स, एससीओ, ऐसे जो नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, इनको जितना ज़्यादा इंडिया हेल्प करेगा मजबूत करने में, देयर बाई वीकनिंग दी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड ऑर्डर, तो इससे क्या होगा, अगर नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन ज़्यादा मजबूत होंगे, इंडिया हेल्प करेगा उनको मजबूत करने में, तो जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर है, तो मतलब जैसे आपका यूएनएससी हो गया, आपका आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक, तो ये सब क्या है, वीकेन होंगे। द मोर इट हेल्प्स एल्बीट इनडायरेक्टली चाइनाज रिविजनिस्ट एजेंडा, उतना ही एक तरफ इंडिया हेल्प करेगा कि नॉन वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए, तो जैसे ही वो मजबूत होने लगेंगे, तो जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर जो था, जो कि यूएनएससी और ये सारे आपके वर्ल्ड बैंक आईएमएफ हैं, इनका रोल कम होगा, और उसी प्रपोर्शन में अल्बीट, मतलब जो है यद्यपि इनडायरेक्टली, मतलब जो है, मतलब हम सीधे सीधे नहीं, लेकिन चाइना की रिविजनिस्ट जो एजेंडा है उसको हम हेल्प कर रहे हैं, मतलब चाइना फिर से रिवाइज करेगा ग्लोबल अपने हिसाब से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को, राइट। सो द चैलेंज बिफोर इंडिया इज टू चूज बिटवीन अ चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और अ वेस्ट सेंट्रिक। अब यहाँ पे इंडिया के पास ये चॉइस है कि चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को चूज करे वो, या वेस्ट मतलब यूएस के द्वारा डोमिनेट किया जाने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चूज करे, और दोनों को बैलेंस करे, ठीक है। अब ये सबसे क्रिटिकल स्टेज आ जाती है। सो इफ द लैटर इज टू प्रीची फॉर इंडिया, तो लैटर मतलब क्या है, वेस्ट सेंट्रिक, तो मतलब वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा भाषण बहुत देती हैं, ऐसे करो वैसे करो, तो वेस्ट तो बहुत ज़्यादा प्रीची हैं इंडिया के लिए। द फॉर्मर इज टू मैकेविलियन, अब मैकेविलियन यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है ना, ये इटालियन फिलोसोफर हैं और पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, ठीक है। तो इनके डेथ होने के बाद एक इनकी बुक रिलीज हुई, उसका नाम था द प्रिंस, तो उसमें इन्होंने बताया था कि अगर रूल करना है आपको, ठीक है, मैकेविली, तो अगर आपको अपनी कंट्री को रूल करना अच्छे से और सबसे आगे ले जाना है, तो मतलब आप कुछ भी करो, कोई वर्च्यू नहीं होती उसकी, मतलब आप चाहे अच्छे गुण से करो चाहे गलत गुण से करो, कोई भी मीन्स हो, आप उससे अपनी कंट्री को आगे ले जाओ, बस कैसे धोखा दो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मैकेविलियन जो टर्म उसका मतलब धोखेबाजी, छल कपट करना, धोखेबाजी करना, ये है। तो चाइना बहुत ही धोखेबाज है, आपने देखा 1962 में, अभी गलवान देखा, डोकलाम देखा, है ना, अभी तिब्बत देख रहे हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो ये सारे आप देखें, तो चाइना एक धोखेबाज है। तो मतलब जो है फॉर्मर मतलब क्या है, ये चाइना सेंट्रिक को फॉर्मर से रिलेट किया गया यहाँ पे, ठीक है ना, फॉर्मर, तो मतलब जो पहला वाला, ठीक है। एंड बैलेंसिंग इज गोइंग टू गेट टफर, और बैलेंस करना तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। सो इंडिया मस्ट देयरफॉर कीप इट्स आइज फर्मली फिक्स्ड ऑन इट्स गोल, तो इंडिया को अपने आप को अपनी जो गोल है उस पर फिक्स रखना चाहिए। प्रमोट अ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव की हर एक कंट्री जो भी मतलब ज़रूरी है, जिसके पास भी क्षमता है, उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। और इक्विटेबल मतलब क्या है, समानता, इस तरीके मतलब समानता वाला जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको एक तरफ से करना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए दैट सच एन ऑर्डर डज नॉट एंड अप अंडरकटिंग इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जब वो ज्वाइन करे तो उसके ये ध्यान रखिए कि उसका खुद का नेशनल इंटरेस्ट किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, राइट। वाइल इंडिया मस्ट मॉडरेट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन नॉन वेस्टर्न फोरम्स, और इंडिया को क्या करना चाहिए, मॉडरेट करना चाहिए, कि जो मतलब जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस जिस मतलब फोरम में है, ठीक है ना, उसमें मॉडरेट करना चाहिए किसी तरीके से, अगर बराबरी नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा मॉडरेट करना चाहिए, कि चाइना फुल्ली डोमिनेट ना करे, एक तरफा ना करे। इन डूइंग सो, ऐसा करने में इट मस्ट ऑल्सो मेक श्योर नॉट टू एलिनिएट अदर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, ऐसा करने में उसको जो ग्लोबल साउथ की अदर कंट्रीज हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए। हु मे सी मेरिट इन चाइनाज एफर्ट एट एक्सपैंडिंग द मेंबरशिप ऑफ दोज फोरम्स, तो जिसमें जो वो अदर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो देखती है कि भाई चाइना के अंदर मेरिट्स है और चाइना इसको एक्सपैंड करना चाहता है, तो ऐसी कंट्रीज से इंडिया को अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है। द जियोग्राफिकल प्रेडिकामेंट
दिस पोजेस बिफोर न्यू दिल्ली इज हार्डली एन ईजी वन टू, तो जो ये जो एक जियो पोलिटिकल प्रेडिकामेंट है, जो दिक्कत है, ठीक है, तो ये जो इंडिया के सामने आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है कि इंडिया कैसे इससे बाहर निकलेगा, कैसे इसमें रहेगा, ठीक है। असर्टिंग इटसेल्फ इन नॉन वेस्टर्न ग्लोबल फोरम्स, तो नॉन वेस्टर्न ग्लोबल फोरम्स मीन्स ब्रिक्स, ठीक है ना, और BRI हो गया, SCO हो गया, तो ये नॉन ग्लोबल इशू, तो इसमें क्या है, असर्टिंग मीन्स अपना प्रभाव बनाने के लिए, जैसे कि ब्रिक्स या SCO हो गए, चेकिंग दी स्टेडली ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दम, तो मतलब चेक मतलब होता है यहाँ पे रोकना, चेकिंग मतलब रोकना, स्टेडी मतलब स्लोली 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 जो बढ़ता जा रहा है चाइना का इन्फ्लुएंस इन इंस्टीट्यूशंस में, SCO में और ब्रिक्स में, उनको रोकना होगा इंडिया को। एंड डीलिंग विद वेस्टर्न नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस वाइल निगोशिएटिंग अ प्लेस फॉर इटसेल्फ इन यूरोसेंट्रिक फोरम्स सच एज UNSC एंड द G7, और साथ ही साथ उसको जो वेस्टर्न नॉर्मेटिव मतलब जो वेस्टर्न नॉर्म्स हैं, मतलब जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया में, उसके साथ भी इंडिया को निगोशिएट करना चाहिए, और अपने लिए जो यूरोसेंट्रिक फोरम्स हैं, ठीक है ना, जैसे नेटो वगैरह हो गए ये सब, ठीक है, तो जैसे यूरोपियन यूनियन होगा, तो ऐसे ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, ऐसे ऐसे जो इंस्टीट्यूशन हैं, और जैसे UNSC है और GNSC है ना, जैसे G7, तो इसमें भी इंडिया को अपने लिए एक प्लेस जो है इंश्योर करना चाहिए, राइट। सो इट मस्ट डू ऑल दिस साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, तो ये सारे के सारी एक्सरसाइज इंडिया को एक साथ करनी चाहिए, राइट, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया को एक साथ करनी चाहिए, राइट। तो ऐसे करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, दे शुड स्टार्ट रीडिंग थिंग्स लाइक दैट, एंड दे शुड चेंज द मीडियम फॉर UPSC सो दैट द सिलेक्शन ऑफ द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स कुड गेट enhanced. All right, see you in the next video.